हाँ जी, कैसे हैं आप सभी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अनेजास अकेडमी के यूट्यूब चैनल तरुण अनेजा क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 10 ऑडिटिंग का, जिसमें हम बात करेंगे वाउचिंग की। वाउचिंग किसकी? वाउचिंग आज हम करेंगे कैश बुक में पेमेंट साइड की। तो वाउचिंग ऑफ पेमेंट्स अंडर कैश बुक। देखिए, लास्ट जो हमारा लेक्चर गया था, लेक्चर नंबर 9, उसमें हमने बात करी थी वाउचिंग की ही, लेकिन वो रिसीट साइड की थी। हमने रिसीट साइड वाले जो ट्रांजैक्शंस थे उसकी वाउचिंग के बारे में ये 6 पॉइंट्स कवर किए थे। आज हम बात करेंगे वाउचिंग अगर हम करते हैं कैश पेमेंट्स की तो किस प्रकार से होगी। इसमें सबसे पहला आता है दोस्तों कैश परचेजेस। कैश परचेजेस की वाउचिंग। देखिए जी, कैश परचेजेस क्या होती है? कैश परचेज होती है जब हम कुछ गुड्स खरीद रहे हैं और उसके बदले हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं। तो उसके बारे में एक ऑडिटर को जानकारी मिलेगी कहाँ से? उसके बारे में ऑडिटर को जानकारी मिलेगी कैश मेमोस से। सबसे पहले ऑडिटर को दो काम करने हैं। एक तो गुड्स देखना है कि अवेलेबल है, और अवेलेबल नहीं है तो अवेलेबल था, जब अवेलेबल था तो उस समय वो कहाँ पे इशू हुआ, आई मीन उसका यूसेज कहाँ हो गया। गुड्स अवेलेबिलिटी एंड इट्स यूसेज। और ये जानकारी मिलेगी कहाँ पे कि गुड्स अवेलेबल है या उसका इस्तेमाल हो गया? स्टोर कीपर के पास। ये एक सॉर्ट ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन है। जब आपने देख लिया कि यहाँ पे गुड्स आया था, स्टोर कीपर ने इसे रिसीव किया था, आइदर वो पड़ा है या यूज़ हो गया। फिर दूसरी चीज़ आप देखोगे कि वो गुड्स खरीदा भी था या नहीं। तो वो कहाँ से पता लगेगा? कैश मेमोस से। फिर आप देखोगे कैश मेमोस। कैश मेमोस क्या होते हैं? देखो, हमारी तरफ से जो भी बंदा गुड्स खरीदने गया होगा, ठीक है ना, परचेज डिपार्टमेंट की तरफ में, तो उसने पेमेंट करी होगी वहाँ पे ऑन द स्पॉट। किसको? हमारे आप कह सकते हैं सप्लायर को, जिससे भी गुड्स खरीदा। उसने पेमेंट रिसीव करी होगी और रिसीव करके हमें एक एक्नॉलेजमेंट दी होगी, वो कैश मेमोस, जो कि प्रिपेयर्ड बाय सप्लायर, अवेलेबल बाय सप्लायर। सप्लायर ने प्रिपेयर किए थे, अवेलेबल कराए थे, उससे क्रॉस वेरीफाई करोगे कि पेमेंट हुई है। तीसरा, ओनली द नेट अमाउंट आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट शुड बी एंटर्ड इन दी बुक्स। आप देखोगे कि बुक्स के अंदर कौन सा अमाउंट शो कर रखा है। कैश बुक यानी कि कैश बुक की पेमेंट साइड में आपको कौन सा वैल्यू दिखाना होता है दोस्तों? आपको दिखाना होता है नेट अमाउंट। नेट अमाउंट क्या होता है? जितने का गुड्स खरीदा, ग्रॉस अमाउंट माइनस एनी ट्रेड डिस्काउंट्स इफ पेड, इफ रिसीव्ड। हम इस केस में ट्रेड डिस्काउंट क्या करेंगे? रिसीव किया होगा क्योंकि हम बायर हैं। तो ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू ग्रॉस अमाउंट माइनस ट्रेड डिस्काउंट, ये वाली वैल्यू ही आपने बुक्स में दिखाई होगी। इस चीज़ को भी वेरीफाई करेगा हमारा ऑडिटर। ये हो गया हमारा कैश परचेजेस डन। दूसरा है पेमेंट टू क्रेडिटर्स। पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अब देखिए, क्रेडिटर्स को जब हम पेमेंट करते हैं तो क्रेडिटर्स की पेमेंट हम एग्जामिन सबसे पहले करेंगे बीइंग एन ऑडिटर। कहाँ से? हमने क्रेडिटर को पेमेंट करी, हमारी तरफ से कोई बंदा गया होगा पेमेंट करने के लिए, या क्रेडिटर की तरफ से कोई व्यक्ति आया होगा, या खुद क्रेडिटर आया होगा पेमेंट लेने के लिए, राइट। तो हमने जब क्रेडिटर को पेमेंट करी होगी, मोस्ट प्रोबेबली हम जाते हैं पेमेंट करने के लिए। अगर हमें अच्छे साउंड रिलेशन बनाने हैं तो हम पेमेंट करने गए होंगे। तो हमने जब पेमेंट की होगी तो हमने वहाँ से एक एक्नॉलेजमेंट मांगी होगी कि भाई हम आपको पैसा दे रहे हैं तो आप हमें एक एक्नॉलेजमेंट दो। तो हम ये एक्नॉलेजमेंट जो हमने पेमेंट करी होगी उसके बारे में हमें कैश रिसीट्स मिली होंगी, इशूड बाय क्रेडिटर्स इटसेल्फ। हम गए होंगे पेमेंट देने के लिए और क्रेडिटर ने हमें कैश रिसीट्स दी होंगी, और उन कैश रिसीट्स के जरिए हम पता लगाएंगे कि कितनी पेमेंट हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला काम ये करेंगे। सो द शुड बी एग्जामिन्ड विद द रिसीट्स इशूड बाय द क्रेडिटर्स। अब उस रिसीट के अंदर मेंशन होना चाहिए, मेंशनिंग द रीजन फॉर पेमेंट। आई मीन क्या गुड्स खरीदा,
क्या गुड्स खरीदा, अगर हमारा सोफ़े का काम है तो हमने सोफ़े का कौन सा मटेरियल खरीदा, अगर हमारा क्रॉकरीज का काम है तो हमने क्रॉकरीज का क्या पर्टिकुलर आइटम खरीदा, अगर हमारा हार्डवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर का काम है तो कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या खरीदा हमने, रैम, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, एसएसडी क्या लिया, तो वो चीज़ का रीज़न उसमें कुछ होगा नहीं होगा, तो वो चीज़ देखनी है। तीसरी, इफ़ द पेमेंट इज़ मेड इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट तो बैलेंस शुड बी अकाउंटेड फॉर एज डिस्काउंट रिसीव्ड। ये देखना ज़रूरी है कि पेमेंट क्या हुई है, पेमेंट अमाउंट वेरीफाई करेंगे, पेमेंट अमाउंट क्या आइदर फुल एंड फाइनल गया है तो उसमें चेक करेंगे, इन केस अगर फुल एंड फाइनल गया है कि हमें क्या कोई डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट रिसीव्ड, वो अमाउंट चेक करेंगे। कई बार होता है कि पेमेंट ज़्यादा चली जाती है, हमें देने थे मान लो 85,000 85,000 और हमने पे कर दिए वहाँ पे 87,000, तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट क्या करेंगे, हम एक्स्ट्रा अमाउंट वापस रीइम्बर्स करेंगे, वापस लेंगे, किन से, ऑब्वियसली क्रेडिटर्स से। लाओ भाई पैसा तो एक्स्ट्रा, आपके पास पैसा एक्स्ट्रा आ गया है, हो जाता है, कई बार हो जाता है हमारी तरफ से, हमारा जो यहाँ से एजेंट गया उसने पेमेंट वहाँ पे 85 की जगह 87 पकड़ा दी, तो 2,000 रुपये हम एक्स्ट्रा डिमांड करेंगे क्रेडिटर से। देखो, वेयर द पेमेंट इज मेड इन एक्सेस, वेयर द पेमेंट इज मेड इन एक्सेस ऑफ द बिल, आइदर द एक्सेस पेमेंट इज इन एडवांस, या तो एडवांस मान लेंगे कि चल अगली बार एडजस्ट कर लेंगे, या पेमेंट इज डन बाय मिस्टेक, तो इट शुड बी रिकवर्ड बैक फ्रॉम दी क्रेडिटर्स। तो ये बात हो गई हमारी पेमेंट टू क्रेडिटर्स की। नेक्स्ट है बीपी। थर्ड, बीपी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, बिल्स पेएबल, सबको पता है ये बात। एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके बिहाफ पे हमने पैसे दिए होंगे ऑफ कोर्स अपने ही क्रेडिटर्स को, तो उसके रिगार्डिंग देखेंगे कि क्या है इसमें। कह रहा है बीपी ऑनर्ड ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी एंड इज रिटर्न्ड बाय द पेई आफ्टर रिसीविंग द पेमेंट। क्या हो गया भैया, ये पेई कौन होता है? देखो बीपी के केस में आपको पहले याद दिला दूं मैं, देखो 3 पार्टीज होती थी। एक पार्टी होती थी हमारी ड्रॉर, ड्रॉर कौन होता था? बिल काटने वाला, जो बिल काटता है बेसिकली, ये और कोई नहीं सेलर होता है। दूसरी पार्टी होती थी ड्रॉई, ड्रॉई कौन होता है? बिल स्वीकारने वाला, एक्सेप्ट करने वाला, जो मानता है कि हाँ मैं पेमेंट करूंगा। बिल एक्सेप्ट करने वाला, जो व्यक्ति मानता है कि हाँ मैं पेमेंट करूंगा, ये और कोई नहीं परचेजर होता है। अब ड्रॉर क्या कहता है कि बिल हम आपके ऊपर काट रहे हैं 2 महीने का, आपको उसके बिहाफ पे पेमेंट करनी है 2 महीने बाद प्लस वही 3 दिन ग्रेस के, या तो आप हमें करेंगे पेमेंट, या फिर मैं जिस व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा हूँ थर्ड पार्टी, आप उसको करेंगे पेमेंट। वो बिल में मेंशन कर देता है ड्रॉरी, जिसको पेमेंट करनी होती है, किसको? ड्रॉई को, यानी कि पेमेंट रिसीव करने वाला वो होता है पेई। इस व्यक्ति को ड्रॉई पेमेंट करेगा। ये पेई ड्रॉर भी हो सकता है या फिर ड्रॉर द्वारा कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। तो यहाँ पे इस चीज़ को एक बार प्लीज़ नोट कर लो, ये चीज़ को आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं बता रहा हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये समझ आएगा तभी ये वाला पॉइंट समझ आएगा कि जो मैं आप करा रहा हूँ आपको बीपी वाला केस। अगर ये समझ नहीं आएगा आपको कि कौन पार्टी क्या है, आपको ये वाला पॉइंट समझ नहीं आने वाला। इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं समझता हूँ कि आपने ये अभी तक इसका स्क्रीनशॉट वगैरह नोट वगैरह कर लिया होगा, सो इसे मैं हटा रहा हूँ। देखिए बीपी, तो बीपी में कहता है बीपी ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी, वही ड्यू डेट, ड्यू डेट पे जो बिल ऑनर हो गए, यानी कि जिनकी पेमेंट हो गई। ऑनर का मतलब होता है पेमेंट हो जाना। एंड इज रिटर्न्ड बाय द पेई। अब रिटर्न्ड बाय द पेई मतलब ये कि जब बिल्स की पेमेंट हो गई होगी, एक डॉक्यूमेंट की कॉपी पेई के पास पड़ी होगी, पेई जिसने पैसे लेने हैं ड्रॉर ने प्रोवाइड कराई होगी या पेई के पास आई होगी ड्रॉर के थ्रू, तो वो डॉक्यूमेंट हम वापस ले लेते हैं और पैसे दे देते हैं पेई को। पेई अभी बताया था पैसे लेने वाला है, हम ही गए होंगे पेई को पैसे देने, उस पर उसने साइन किए होंगे,
एक्नॉलेज किया होगा कि हाँ मैंने पैसे ले लिए, तो वो हमने वो कॉपीज चेक करनी है आफ्टर रिसीविंग द पेमेंट। पेई ने जब रिसीव करके साइन करके वो कॉपी दी होगी, तो सबसे पहले ऑडिटर का काम है टू चेक ऑल दी ऑनर्ड बिल ऑन इट्स मैच्योरिटी, जो कि पेई ने हमें प्रोवाइड कराए होंगे। समटाइम दीज बिल्स शुड बी कैंसल्ड आफ्टर बीइंग पेड। अच्छा, ये तो सही बात है। एंड देन कैंसल्ड इट, ये उसी से रिलेटेड ही है। आई थॉट ये अलग पॉइंट है, बट ये उसी से रिलेटेड ही। एंड देन कैंसल्ड इट, क्या मतलब हुआ भैया, जो बिल ऑनर हो गया, अब आप उस बिल को लेके क्या करोगे, उस बिल को क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे। कोई इसका काम ही नहीं है। बिल्स पेबल पेड कैन बी वाउच्ड विद बिल्स बुक। दूसरी चीज, जो बिल पेड हो गए, पेड बिल्स, उसके वाउचिंग आपने तैयार की होगी। वाउच्ड नहीं करी तो आप करोगे, वाउचिंग इन द सेंस वाउचर्स प्रिपेयर करोगे, अकाउंटिंग वाउचर्स, वाउच्ड विद बिल्स बुक। बिल्स का रिकॉर्ड बिल्स बुक में होगा, बिल्स पेबल बुक में, उससे रिगार्डिंग आप उसके वाउचर्स प्रिपेयर करोगे। ये देखोगे कि वाउचर्स प्रिपेयर हुए हैं या नहीं, बीइंग एन ऑडिटर। फाइनली इफ द पेमेंट इज मेड बाय द बैंक, तो बैंक सेटलमेंट या पासबुक चेक करोगे कि वेरीफाई करोगे बिल पेमेंट हुई भी है या नहीं, और कितनी हुई है बैंक में और कितनी हमने शो करी है। इस चीज में कोई डिस्क्रिपेंसीज तो नहीं है। देन वेरीफाई करोगे, एडवाइस आस्क करोगे बैंक से, और बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप पासबुक से ही या बैंक स्टेटमेंट से ही वेरीफाई करोगे इस चीज़ को। तो ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट बिल्स पेबल का। चौथा है वेजेस। वेजेस होती है जो मेहनताना हम अपने फिजिकल लेबर को प्रोवाइड कराते हैं, जो हमारी फैक्ट्री वगैरह में काम करने वाली होती है। वेजेस और ये मोटा मोटा सैलरी है, ऑलमोस्ट सेम ही है। देख लेते हैं। वेजेस होती है जो हम अपने, आप कह सकते हो फैक्ट्री एम्प्लॉयज़ को पे करते हैं, और सैलरीज होती है जो हम अपने ऑफिस एम्प्लॉयज़ को पे करते हैं। तो कह रहा है वेजेस पेड एंड कैलकुलेटेड फॉर वेरियस मंथ शुड बी कंपेयर्ड। चेक किया जाएगा कि वेजेस प्रीवियस मंथ में कितनी दी गई, इस मंथ में कितनी दी गई। समटाइम ऐसा होता है कि पिछले महीने की कुछ वेजेस हम पिछले महीने ही कुछ वेजेस हमने इस महीने की दे दी है। आई मीन लास्ट मंथ कुछ एडवांस पे कर दिया था, तो इस महीने उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। किसी एम्प्लॉय की सैलरी मान लो 24,000 है, आप उस एम्प्लॉय ने आपसे 9,000 प्रीवियसली ले लिया था, तो 24,000 में से 9,000 वो पहले ही ले चुका है, तो इस महीने उसे कितना दोगे आप, 13,000 दोगे। तो ये चीज़ चेक करोगे ना आप कि भैया पिछले महीने क्या सैलरी, क्या आई एम सॉरी सैलरी कह रहा हूँ मैं, वेजेस कितने वेजेस आपने पे करी होंगी। सो वेजेस पेड एंड कैलकुलेटेड फॉर वेरियस मंथ शुड बी कंपेयर्ड। तो पहले वेजेस के कॉलम में आएंगे हम, और वेजेस में देखेंगे कि वेजेस कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट मंथ्स ऑफ आप वेजेस का कंपैरिजन करोगे डिफरेंट मंथ्स का कि क्या कंपैरिजन है। जब आपको लग जाएगा कि अगर किसी महीने कोई वेज डिफर कर रही है, द वेज ऑफ पर्टिकुलर मंथ डिफर फ्रॉम द प्रीसीडिंग मंथ, तो ऑडिटर रीजन मांगेगा कि हाँ भैया इस वेजेस को ज्यादा क्यों दे रहे हो या इसको कम क्यों दे रहे हो। तो इफ डिफरेंसेस अकर्ड अपीयर्ड देन आस्क रीजन, कि भाई क्यों हो रहा है ऐसा, ज़्यादा क्यों दे रहे हो, कम क्यों दे रहे हो। कहीं इसी के अंदर ही तो कोई आप कंपनी के कॉस्ट के ऊपर एम्प्लॉई की वेजेस के थ्रू ज़्यादा दिखा के बाद में बाहर से एम्प्लॉईज़ जिनको वेजेस एक्स्ट्रा दी है पर्सनली वो पैसा ले लो और दिखा दो कि हमारा एक्सपेंस है हुआ है ये, तो कंपनी की कॉस्ट पे ये धांधलेबाजी तो नहीं हो रही। रैंडम चेकिंग ऑफ वेजेस कैलकुलेशन, बीच बीच में आके चेकिंग, आई मीन जब आप ऑडिटिंग कर रहे होगे तो पर्टिकुलर कोई भी बुक से चेकिंग कर ली, रैंडम चेकिंग। ये बेसिकली एचआर वालों के पास जाके चेकिंग होती है। ये नहीं होता कि सिर्फ पेमेंट में देख लिया हाँ भाई वेजेस दिखा रखी हैं, तो उसकी एक्यूरेसी भी तो चेक करोगे। द ऑडिटर शुड सी द प्रॉपर रिकॉर्ड इज मेंटेन फॉर अनपेड वेजेस डिडक्शन, या फिर कोई अगर अदरवाइज कोई सिचुएशन में वेजेस के साथ कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड कराया तो वो भी आप चेक करोगे। यानी कि डिडक्शंस, एडवांसेस, जैसा मैंने आपको बताया था एडवांसेस चेक किए जाते हैं, एक्सेट्रा विल बी लुक आफ्टर।
फ्रॉम वेरियस बुक्स, तो वो आप चेक करोगे। अटेंशन चेक करोगे, स्पेशली किस चीज़ की आपकी अटेंशन होनी चाहिए, कैजुअल वर्कर्स को कितना दिया जा रहा है, अलग से एक्स्ट्रा वर्कर बाहर से कितनी हायर की जा रही है, कैजुअल टेम्पररी वर्कर्स, तो वो भी देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसमें भी काफ़ी मोटा अमाउंट कंपनी के कॉस्ट पे होता है। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ सैलरी। ये मोटा मोटा सेम ही है, अगर हम बात करें वेजेस से रिलेटेड, वेजेस से कंसर्न ही करता है ये, बट ये है कि एम्प्लॉयज़ जो हमारे ऑफिस के होते हैं ये उनको पे होती है। वेजेस की अगर हम बात कर रहे थे तो ये उनको पे हो रही थी जो हमारे फैक्ट्री के एम्प्लॉयज़ थे। पेमेंट ऑफ सैलरीज, वाउचिंग दी पेमेंट ऑफ सैलरीज, इट इज़ दी वाउचिंग। पहले तो इसमें वाउचिंग चेक की जाएगी, वाउचिंग जो पेमेंट ऑफ सैलरी की हमने बनाई है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, आई मीन वाउचर्स हमने बना रखे हैं, उसके अंदर देखेंगे कि कितनी सैलरी हमने पे करी है। वाउचर्स बनते हैं ना, अकाउंटिंग वाउचर्स, और उस दौरान इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ऑडिटर देख के चलेगा वो है, पहला, ऑडिटर शुड चेक सैलरी रजिस्टर, कि सैलरी रजिस्टर जब भी हम सैलरी पे करते हैं तो एम्प्लॉयज़ का होता है कि वो सैलरी रजिस्टर पे साइन करें, तो चेक करेंगे कि क्या सैलरी कितनी दी गई है, एम्प्लॉयज़ ने साइन किया है, एक्नॉलेज किया है, ये उनको सैलरी मिली है या नहीं। दूसरा, ही शुड एग्जामिन केयरफुली ऑल्ट्रेशंस इन द अमाउंट ऑफ डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ फाइन्स। कई बार कुछ एम्प्लॉयज़ कुछ गलत करते हैं, कुछ नुकसान कर देते हैं, तो उनके ऊपर फ़ाइन इंप्लीमेंट किए जाते हैं, इम्पोज किए जाते हैं, माफ़ी चाहूँगा, तो वो फाइन्स जो उनकी सैलरी में से डिडक्ट हुए, फंड्स उनको कुछ प्रोवाइड कराए पास्ट में, लोन्स प्रोवाइड कराए, इंश्योरेंसेज अगर उनके बेनिफिट दिए गए तो वो सैलरी में ऐड हुए या नहीं, तो ये सब चीज़ें चेक की जाती है, जिसे हम इंश्योरेंसेज वगैरह प्रोवाइड कराना फ्रिंज बेनिफिट कहते हैं। छठा है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो, इन्वेस्टमेंट जो होती है एसेट होती है एक प्रकार की जो परचेज़ की गई है। अब वो इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है कि रिलायंस में खुद मुकेश अंबानी जी जाएंगे इन्वेस्टमेंट खरीदने, ब्रोकर हायर किए होते हैं जो ये काम करते हैं। तो हम जो भी ब्रोकर हमने हायर किए हैं, ब्रोकर हमारे बिहाफ पे एसेट खरीद लेता है, इन्वेस्टमेंट कर देता है, और अपना वो एक ब्रोकर्स नोट भेजता है जिसमें वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बताएगा कि कितनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू उस बंदे ने बाय करी हमारे बिहाफ पे, प्लस उसमें उसकी ब्रोकर की कमीशन होगी, वो कमीशन मेंशन होगी कि कितनी कमीशन उसने उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को खरीदते समय अपनी बनाई है, जो वो हमसे क्लेम करेगा। तो इफ़ पॉसिबल फिजिकली वेरीफाई ज़रूर कीजिए अगर कोई इन्वेस्टमेंट खरीदी गई है, जैसे कोई लैंड खरीदी है किसी पर्टिकुलर स्टेट में, कहीं पे कोई बड़ा विला खरीदा है, कहीं कोई पर्टिकुलर स्पेस एक्वायर किया है आपने, होते रहते हैं इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स बड़ी कंपनीज़ में बाय द नेम ऑफ कंपनी, तो वो फिजिकली वेरीफाई करिए हैं भी या नहीं, या सिर्फ एक शैम होता है, SHAM, झूठी सिचुएशन में दिखाया गया है ताकि कंपनी की बैलेंस शीट को चमका के दिखाया जा सके, ऐसा तो नहीं हो रहा। एंड वेयर द इन्वेस्टमेंट आर परचेज एट कम इंटरेस्ट प्राइस, कम इंटरेस्ट में इंटरेस्ट इंक्लूड होता है कि कितना इंटरेस्ट हमने उसके बदले पे करा, तो वो इंटरेस्ट इनिशियली डेबिट करेंगे, बाद में जब वो रिसीव होगा उसे क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे दूसरा है फिजिकल वेरिफिकेशन, और तीसरा जो मैंने आपको बताया कम इंटरेस्ट प्राइस पे जो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है उसे निकाल लेंगे अलग से कि हमें कितनी पड़ी इन्वेस्टमेंट, उसे डेबिट करेंगे इन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और जो इसमें इंटरेस्ट कम यानी इंक्लूड इंटरेस्ट अमाउंट है दैट शैल बी डेबिटेड अंडर इंटरेस्ट अकाउंट। और जैसे ही ये इंटरेस्ट हमें मिल जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव हो जाएगा, इस अकाउंट को हम फर्दर क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। देखिए, सो यहाँ बता रहा है वेयर द इन्वेस्टमेंट्स आर परचेज एट कम इंटरेस्टेड प्राइस, इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन द परचेज प्राइस शुड बी डेबिटेड इन इंटरेस्ट अकाउंट एंड बैलेंस इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। लेटर ऑन व्हेन इंटरेस्ट इज रिसीव्ड इट शुड बी क्रेडिटेड इन दी इंटरेस्ट अकाउंट। तो ये वाला पॉइंट देख लीजिए, ये पॉइंट इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। अगर कम इंटरेस्ट पे मिला है तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट होगी, इंटरेस्ट की इंटरेस्ट में, और जब रिसीव हो जाएगा तो उसे क्रेडिट कर देंगे। फाइनली नेक्स्ट है हमारे पास रेंट पेड। अब रेंट क्या होता है, रेंट एक ऐसा पॉइंट है जो कि हम अपने लैंडलॉर्ड को पे करते हैं। अगर हमने कोई रेंट वगैरह पे किया है, अगर हमारी कोई ऑक्यूपेंसी इस प्रकार की है जो कि टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग है,
किराए पे चल रही है कोई ज़मीन, तो उसमें द ऑडिटर को वेरीफाई करना है, शुड वेरीफाई दी पेमेंट ऑफ रेंट, वो एग्रीमेंट से वेरीफाई होगा। वेरी ऑब्वियस कि एग्रीमेंट बना होगा, एक लीगल एग्रीमेंट नोटरी क्लब से या जिसे आप कहते हो बेसिकली एफिडेविट बनना होता है वो बेसिकली। तो एफिडेविट से चेक करेंगे कि उस एग्रीमेंट में कितना मेंशन किया गया रेंट, अकॉर्डिंगली वही रेंट तो नहीं जा रहा या उससे ज़्यादा जा रहा है, कम तो नहीं जा रहा। सो ये देखेंगे द रेंट वाउचर शुड बी सपोर्टेड बाय रेंट रिसीट, तो रेंट वाउचर बना होगा और वही जो रेंट रिसीट हमें मिलती है मकान मालिक लैंडलॉर्ड से, जहाँ पे भी हमने ज़मीन ली है, अगर हम किराया देंगे वहाँ पे तो हमें एक लीगल में रेंट रिसीट मिलेगी। तो रेंट रिसीट और रेंट वाउचर में सेम ही रेंट तो दिखा रहे हैं ना, कि ज़्यादा तो नहीं दिखा रहे। फाइनली इट शुड बी सीन दैट पेमेंट ऑफ रेंट इज सैंक्शन बाय दी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। ऐसा नहीं है कि खुद से हमने जितना मर्जी चाहा रेंट पे कर दिया, नहीं, कोई पर्टिकुलर ऑफिसर होगा जो हमें इस चीज़ के लिए आप कह सकते हो अलाउ करेगा, तभी हम ये रेंट पे कर रहे होंगे। 8th है लोन्स। ऑडिटर ये भी देखेगा शुड बी सीन दैट द लोन वाउचर शुड बी सपोर्टेड बाय द रिसीट गिवन बाय द पार्टी। देखिए होता क्या है, अगर हमने कोई लोन ले रखा है तो हम उसकी कुछ आप कह सकते हो इंस्टॉलमेंट्स वगैरह पे कर रहे होंगे इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो हम जब पे करते हैं तो पार्टी हमें रिसीट प्रोवाइड कराएगी, जैसे मकान मालिक को हम रेंट देते हैं तो मकान मालिक हमें रेंट रिसीट देता है। उसी प्रकार से जब हम जिस पार्टी से लोन ले रखा है बैंक से, किसी को भी हम जब उनकी किस्त देने जाएंगे तो वो हमें इंस्टॉलमेंट रिसीट देगा। तो इंस्टॉलमेंट रिसीट का लोन वाउचर के साथ पहले वेरीफाई करेंगे कि दोनों में सेम अमाउंट है या नहीं। फर्दर डिटेल्स रिगार्डिंग टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द लोन, वो भी वेरीफाई करेंगे कि लोन एग्रीमेंट में वही इंस्टॉलमेंट के हिसाब से पेमेंट हो रही है जो एग्रीमेंट में मेंशन्ड है या कहीं अलग ही तरीके से जा रही है। फाइनली इट शुड बी सीन दैट इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन वेयर इंटरेस्ट आर रिसीव्ड इन टाइम। तो अगर मान लो जिस केस में हमने इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन पे करी, इंटरेस्ट भी हमने ऑन टाइम पे करा, और मान लो कोई लोन अगर मान लो आप कह सकते हैं मैच्योर हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग हमारी कोई मॉर्टगेज थी, कोई हमने एसेट गिरवी रखी थी, वो भी हम देखेंगे, या कोई लोन चल रहा है उसकी मॉर्टगेज हो रखी है, वो भी हम चेक करेंगे कि किस लोन पे क्या मॉर्टगेज हुई है, गिरवी हुई हैं एसेट्स। एंड फाइनली इंटरेस्ट ऑन लोन। ऑडिटर ये देखेगा कि लोन जो है और इंटरेस्ट ऑन लोन क्या वो बेसिकली शो हो रहे हैं अलग से या नहीं। कई बार होता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन की वैल्यू में ऐड करके ही इकट्ठा दिखा दिया जाता है, जबकि इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए अगर हम पे करें तो एक्सपेंस है, रिसीव करें तो हमारे लिए इनकम है, तो उसे अलग से दिखाया जाएगा, राइट। और वो लोन एग्रीमेंट के अंदर ही मिल जाएगा आपको। तो ये लोन और इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों सेम ही पॉइंट हैं। डिबेंचर इंटरेस्ट की बात करें तो वो वेरीफाई आप डिबेंचर डीड से करते हैं, और एक डिबेंचर इंटरेस्ट बुक होती है, वहाँ से चेक किया जाता है कि इंटरेस्ट टाइम पे हो रहा है या नहीं। एंड ऑल द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट मस्ट बी सपोर्टेड बाय दी वाउचर्स एंड रिसीट्स। ये देखना ज़रूरी है कि जो भी इंटरेस्ट पेमेंट हो रही हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ रिसीट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर ठीक तरीके से शो हो रही हैं या नहीं हो रही। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वाउचिंग ऑफ कैश पेमेंट्स। पेमेंट साइड बेसिकली आज हमने कवर करी। आज हमारा रिसीट साइड और पेमेंट साइड दोनों कवर हो गए लेक्चर 9 लेक्चर 10 में। तो दोस्तों आज हम यहीं तक करेंगे, और अगर आपको इसके बारे में कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ क्वेरीज़ हैं, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं सभी के कमेंट का जवाब दूंगा। और दूसरी चीज़, अगर आप नए हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए रोज़ाना लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों, वेल थैंक यू सो मच।